ठीक है। तो चलिए, कल का हमारा प्रकरण था स्त्री प्रत्यय, वो आज उसी दिन समाप्त होकर के आज हमारा नया प्रकरण है क्या? समास। हालांकि समास ये थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी सरल है, क्योंकि वो समझने भर की फेर है। कठिन है कि सरल है? मुझे भी लगता था समास बहुत कठिन है, लेकिन समझते समझते जब इतना समझ में आ गया कि नहीं, कठिन कुछ नहीं होता, बस केवल समझने भर की फेरी है। ठीक है। आपको इस समय जो अभी बताया जा रहा है ये केवल परीक्षा दृष्टि मात्र से बताया जाएगा। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले पूरा संधि पढ़ेंगे, फिर तब समास पढ़ेंगे, तब कारक प्रत्यय आदि को पढ़ करके तब समास पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्ययों का भी प्रयोग आता है। इसलिए जब तक प्रत्यय का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक समास को समझ में नहीं आएगा। भाई कहाँ शुभ कौन है, शुभ लुक कैसे हो रहा है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको समझने के लिए पूर्व की अवस्थाओं को समझे रहना जरूरी है। जैसे मान लीजिए रामः शब्द कैसे बना? रम क्रीडायाम से घई धात से घई प्रत्यय से रामः बना, तो इसमें पहले राम बना, फिर उसके बाद सु आया, सु को रुत्त विसर्ग होकर के रामः बना, तो इसमें सु है, तो यहाँ उसी सु का लोप हो जाता है। अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप होकर के जब दो पद आपस में जुड़ते हैं तो उनकी अंतर्वर्तनीय विभक्तियों का लोप होकर के फिर से आपस में जुड़ते हैं, तब फिर दोबारा सु आदि विभक्तियाँ आकर के पद बनाती हैं। इसलिए वहाँ प्रत्ययों को पहले समझना जरूरी है, तब फिर उसके बाद समास को देखेंगे। तो आज परीक्षा की दृष्टि से हम लोग थोड़ा समास का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। प्रकरण है हमारा आज समास। समासः। सबसे पहले तो इसी में देख लेते हैं क्या प्रकृति है, कैसे प्रत्यय है, क्या धातुएं हैं। हाँ, इसमें उपसर्ग है असुक्षेपणे धातु है से घाई प्रत्यय। तो कैसे समासः बनेगा? सम यही रहेगा कि और कोई रहेगा? सम में हलंत रहता है कि नहीं रहता है? तो काहे बोले नहीं? यहाँ लिख दिया मैं। देखना चाहिए ना। मैं इसीलिए लिखा कि कम से कम आपकी दृष्टि वहाँ जाए। तो वहाँ आप देखेंगे जब प्रत्ययों की बात व्यय इत्यादि का जहाँ वो आया था नहीं, संधि के प्रकरण में वहाँ बताया था स्वर वाले कितने प्रत्यय हैं, प्र इत्यादि करके, जो अप उप अव इत्यादि स्वर वाले ये हैं प्रत्यय। तो यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु से असुक्षेपणे धातु है से घई प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? सम उकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो समस हो गया। अब ये सकार हलंत है अभी इस स्थिति में, यहाँ घकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, ञकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, बचे भर क्या? अ, यहाँ अ भर बचा है। मान लीजिए अब इसको इसमें जोड़ देते हैं तो बनेगा क्या? समस। लेकिन बनना है हमें क्या? समास। तो कैसे बनेगा? देखिए, आप जो बता रही हैं अचोणित से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कहा है कि ईत हो या णित हो। यहाँ ईत है लेकिन तथापि नहीं होगा। ईत होगा तो इसका करेगा सामास बन जाएगा ना, तो हमारा बनाना क्या है? समास। तो इस अवस्था में मैं आदि एच की वृद्धि करने वाले 2-3 सूत्र बताए थे, 4 बताए थे ना। कौन कौन से थे? अत उपधाया, अचोणित, सितिचा से पद संज्ञा होता है,
मृजेर विद्धि कृति कृति च ना। अत उपधाया कहता क्या है कि उपधा के आकार को वृद्धि हो जाए। तो यहाँ उपधा कौन सा है? यहाँ उपधा कौन सा है? ये वाला अ, ये वाला अ, तो इसको क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? समा स बाद वाला आकर के जुड़ जाएगा तो समास बन जाएगा। अब यहाँ सु आएगा, इसको रुत्त विसर्ग करके समासः ये पद विनिर्मित हो जाएगा। ठीक है। अत उपधाया से होगा, यहाँ दीर्घ आकारांत अत उपधाया से होगा। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। मान लीजिए कहीं पूछ दिया जाए इंटरव्यू वगैरह में, तो आप बताइएगा यही कि अत उपधाया से उपधा के आकार की वृद्धि हो जाती है। आंसू छेपड़े धातु है और घाई प्रत्यय है। नमस्ते नमस्ते सर, आइए। तो बन क्या गया? समासः। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज इसी समासः के विषय में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। अवनेश सर मार्कर दीजिएगा थोड़ा सा, सही चल नहीं रहा है आज। मिटा दिया जाए इसको, लिखिए जल्दी लिखिए ना। नहीं दूसरी वाली शाही डालें, चल नहीं रहा है सही। हाँ देखते हैं, ये समझ में आ गया ना। आज इसी समास के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। फोटो खींच लीजिए फिर लिख लीजिएगा, हटा दे रहे हैं। आप लोग किताब खोल लीजिए अपनी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। समाज की सिद्धि प्रक्रिया के अंतर्गत थोड़े से नियम कायदे कानून कैसे कैसे लगते हैं, क्या क्या स्थितियां होती हैं, उसको देख लेते हैं ना। समास विधायक सूत्र आते हैं पहले। समाज की सिद्धि प्रक्रिया का मैं थोड़ा सा खाका बता करके फिर आगे बता रहा हूँ ना। पहले समास विधायक नहीं चल रहा है, देख रहे हैं। पहले समास विधायक सूत्र आते हैं, उसके बाद क्या आता है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद उन प्रातिपदिकों से जो सुप हैं उनका लोप हो जाता है। सुपों का लोप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? सुपों का लोप होने के बाद क्या महक रहा है बहुत जोर से? चलिए इधर देखिए, छोड़िए। सुपों का लोप होने के बाद स्थिति ये बनती है कि जहां उपसर्जन संज्ञा की स्थिति आती है तो उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उस उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग, उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग। ठीक है, स्थितियां यहां तक आ गई। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या आता है? उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है, तब क्या आता है? इसके बाद जो जहां स्थितियां उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होने के बाद आएगा कि वो उन शब्दों को, और एक चीज़ ये जानिएगा कि
यहाँ जो समास विधायक सूत्र तभी लगेगा जब दोनों पद समस्त होने में समर्थ रहेंगे, तभी लगेगा, अन्यथा में वो समास उसका हो ही नहीं पाएगा ना। तो जब उपसर्जन संज्ञा हुई, उपसर्जन संज्ञा के बाद उन जो उपसर्जन संज्ञक पहले आ गया, जो बाद में था उसका पूर्व प्रयोग हो गया, तब वो आपस में जुड़ जाएंगे। शब्द संयोग या पद संयोग, उन शब्दों का आपस में संयोग होकर के ऋत्व विसर्ग अभी नहीं होगा। इसके बाद जब जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ प्रातिपदिकत्व की स्थिति पहले से ही विद्यमान है। इस कारण से सुकार प्रथमा एक वचन या इत्यादि जिस भी विवक्षा होगी उसका वो सुआदि आएगा। तो इसको सु आदि की उत्पत्ति, सु आदि की उत्पत्ति होगी, उसको जहां ऋत्व विसर्ग होना होगा वो होगा, अन्यथा में उसका लोप होगा, जो भी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, स्थितियां हम समास जितने भी पढ़ेंगे, जितने ही साधनिका के कर्म से जितने भी शब्दों की सिद्धि करेंगे, उन सभी शब्दों में ये इतनी प्रक्रियाएं फॉलो करनी होंगी। इसके पहले समास विधायक सूत्रों, समास संज्ञा करने वाले सूत्रों का अधिकार चलता है, 2-3 सूत्र हैं अधिकार वाले भी हैं। उनकी स्थिति आने के वजह से हम लोग पढ़े थे वहाँ स्त्री प्रत्यय में स्त्रियाम का अधिकार आया था, उसी प्रकार से यहाँ समास का भी अधिकार चलेगा। प्राक कडारा समासा आगे आएगा, पढ़ेंगे। कडारा कर्मधारय, इस सूत्र से पूर्व तक समास का अधिकार चलेगा। तो यानी इन सभी में उसका अनुवर्तन होगा। समास विधायक सूत्र जितने भी हैं वो इसी क्रम से लगेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, पहले समास विधायक सूत्र लगेगा, उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी, संज्ञा होने के बाद सुपों का लोप होगा, लोप होने के बाद उपसर्जन संज्ञक जो पद रहेगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उस उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होगा इस क्रम में। फिर इसके बाद शब्दों का संयोग होगा, फिर सुआद की उत्पत्ति होगी, फिर उसको सु को ऋत्व विसर्ग या लोप, सु को अम भी होता है, अतो अम से सु को अम हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं हर एक शब्द बनाने में, विनिर्माण प्रक्रिया में लगेंगे। ठीक है, हटाया जाए इसको। आप लोग पढ़ के आए ना, पूछा जाए, क्योंकि आप लोगों ने नहीं कहा था कि पूछ सकते हैं ना। चलिए बताइए, समासः कतिधा, कौन कौन से? पहले से जोड़िए। केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद दिगु है, और उसके बाद द्वंद्व। ये 5 समास हैं, लेकिन व्याकरण प्रवेशिकाकार बाबूराम सक्सेना जी ने 4 माना है, और विशेष रूप से वहाँ ये भी लिखे हैं ना 6 हैं। हाँ, आपके व्याकरण विधि में भी वैसे लिखा गया है। सामान्य रूप से 4 हैं, विशेष रूप से 6 हैं। तो अगर आप इस UGC नेट या PGT प्रवक्ता का एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ 5 ही मारेंगे। अगर मान लीजिए TGT का दे रहे हैं तो वहाँ जैसी स्थिति रहे, विशेष रूप से पूछा गया है कि सामान्य रूप से उस अवस्थाओं में 4 या 6 उनके अनुसार। ठीक है, तो कहते हैं कि समसनम समासः, समसन है क्या? सम्यक रूपेण असनम, किसी एक पद में अन्य अन्य पदों का एक पद में आपस में संयुक्त होकर के इस प्रकार से बैठ जाना कि जो दोनों पद अलग अलग अर्थ दे रहे थे वही दोनों मिलकर के एक हो जाकर जो अर्थ देंगे वही समास कहलाता है, वही समसन कहलाता है। ठीक है, समसनम समासः, यानी समसन को समास कहा जाता है।
अब इसके बाद आता है हमारा क्रम की केवल समास। आपकी पुस्तक में लिखा गया होगा, इसके पहले लिखा गया समसनम समास। समासः पंचधा। समास कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तत्र समसनम समासा। तत्र पद से क्या है? अभिप्रेत है यहाँ। तत्र माने वहाँ उस समास प्रक्रिया में, समास में कितने प्रकार के समास हैं? 5 प्रकार के। समसनम, वो समास में समसन जो होता है उसको समास कहते हैं। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः समासः प्रथमः। यानी कि अब स्थिति केवल समास की बता रहे हैं। सबसे पहले बताया कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, और ये केवल समासः प्रथमः। ये कहते हैं कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। विनिर्मुक्ता पद कैसे बना है? व्युपसर्ग पूर्वक, न्यूपसर्ग पूर्वक, मुंज धातु से ता प्रत्यय। विनिर्मुक्ता माने विशेष रूप से छूटा हुआ, उससे व्यतिरिक्त। विशेष रूप से विनिर्मुक्ता एक पद आया है आपके, विनिर्मुक्ता पद का कहीं प्रयोग आया है? मुंच धातु। मेघदूतम में कहाँ आया है? अरे वो जो वहाँ शायद दूसरा कोई पद है, जब मेघ से यक्ष कहता है कि यदि उनसे तुम्हारा मोक्ष न हो, ताभ्यो मोक्षस न तब यदि सखे, ऐसे करके कोई पद आया है। वहाँ से विनिर्मुक्ता नहीं आया है। हाँ, तुम डरा देना गरज करके। चलिए छोड़िए। यहाँ विनिर्मुक्ता का अर्थ ये है विशेष रूप से उससे छूटा हुआ, उससे व्यतिरिक्त, यानी किसी विशेष संज्ञा से छूटा हुआ, यानी जिसकी कोई विशेष संज्ञा न हो, कोई नाम न पड़े, तो उसको क्या कहेंगे? केवल समासः। एक चौथा समास है प्रथमः समासः। कौन है? केवलः समासः। इसमें स्थिति यह है कि केवल समास का कोई नाम नहीं है, उसको भर केवल समास कहा जाता है ना। ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। अव्ययी भाव क्या है? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय। इसमें ये कहते हैं द्वितीय है, द्वितीय है ये, क्योंकि समासः पुल्लिंग है, द्वितीय पुल्लिंग में रहेगा। तो कुछ और लिखे हैं क्या ये? यह है कि प्रायेण पूर्व पदार्थम। प्रायेण पद क्यों कह दिया गया? प्रायः माने अक्सर करके, ज़्यादातर मामलों में, कहीं कहीं नहीं भी होता है, कहीं कहीं उत्तर पद प्रधान रहता है फिर भी अव्ययी भाव हो जाता है। इस अवस्था के निराकरण के लिए हर जगह प्रायेण पद लिख दिए हैं। ठीक है। प्रायः करके पूर्व पदार्थ, पूर्व पद का अर्थ जब प्रधान होगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास संज्ञक हो जाएगा और वो कौथा रहेगा? दूसरा समास हो गया। अब फिर आता है तत्पुरुष। इसका है प्रायेण
उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः तृतीयः। समास में आप जानते हैं कि दो पदों का संयोग होता है, एक पद ये हो गया, दूसरा ये। इसको पूर्व पद कहेंगे और इसको उत्तर पद कहेंगे। ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। पूर्व पद की इसके अर्थ की जहां प्रधानता रहेगी वो कौन सा समास होगा? वो अव्ययी भाव वाला हो जाएगा। और जहां उत्तर पद की प्रधानता रहेगी वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा है, तीसरा समास है, इसको हटा दिया जाए ना। अब आगे आता है तत्पुरुष के ही दो और भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? कर्मधारय और दिगु। तत्पुरुष के ही दो भेद हैं। एक है नहीं, तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय कहाँ होता है? जहां विभक्तियां समान हैं वहां कर्मधारय होगा। यानी एक पद ये है, दूसरा ये है। इस पद में जो विभक्ति है और इस पद में वो कर्मधारय हो जाएगा। तत्पुरुष संज्ञा उसकी भी रहेगी। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चाहे तत्पुरुष पूछे चाहे कर्मधारय। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द दे दिया जो द्विगु में है, तो लेकिन अगर द्विगु और कर्मधारय नहीं दिया तो कौन सा मारेंगे? तब तत्पुरुष की स्थिति बनी ही रहेगी, उसकी संज्ञा हो जाती है पहले। इसलिए चूंकि इसी का मतलब उसी के खानदान का है, उसी में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। समान अधिकरण है यानी जिसकी विभक्तियां समान हो। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय लिखा गया है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। वह जो तत्पुरुष है उसमें यदि दोनों विभक्तियां समान वाली हैं तो वो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, और इसी कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु। इसमें लिखा गया है कर्म धारय भेदो दिगु। कर्मधारय भेदो दिगु। कर्मधारय का ही भेद क्या है? दिगु। और इसका संख्या पूर्वो दिगु सूत्र है। संख्या पूर्वो द्विगु। ऐसा कर्मधारय वाला समास पद हो जहां पूर्व पद जो है संख्यावाची हो। यानी पद तो दो पदों का समास होता है, तो ये वाला पद क्या होगा? संख्यावाचक हो। तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये बता दीजिए,
यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। क्या होगा यहाँ? नीचे वाले बहुरी हो जाएगा। इंद पंचगंगम या सप्तगंगम या पंचनदम या सप्तनदम, क्या होगा? अव्ययी भाव होगा कि तत्पुरुष? अभी जानेंगे, अव्ययी भाव सामने आएगा, हो सकता है आज तो नहीं आएगा लेकिन कल आ जाएगा, जिसमें नदी नाम होगा वही होगा ना, वो जान जाएंगे। सप्तनदम में भी कैसे हो जाएगा बताएंगे, ठीक है? जानते रहिए। इसीलिए लिखा जाता है प्रायण। प्रायण का अर्थ जान गए? इसीलिए लिखा जाता है कि प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, या प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुरी चतुर्था इत्यादि, ठीक है? तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है। कर्मधारय का समानाधिकरण कर्मधारय, और द्विगु में संख्या पूर्वो द्विगु। क्लियर है? चलिए अब अगला समास क्या है? अगला है बहुव्रीहि। सही है? बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि ही ये पद है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, गलत ना कीजिएगा, ठीक है? बहुव्रीहि कहता क्या है? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पद प्रधानो नहीं, अन्य पदार्थ प्रधानो। हर वाले में पदार्थ है। हेलो, क्लास में मिल रही, ठीक, अभी बतिया है। ये कहता क्या है? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। कहते हैं कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानों, यानी प्रायः करके न तो ये पद प्रधान रहे न तो ये पद प्रधान रहे, इसको मिला करके कोई अन्य पद प्रधान हो जाए, तब क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। वो चौथा समास है, चतुर्था समासः। ये परिभाषाएं आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अन्य पदार्थों प्रधानों का डॉट डॉट फिर इन ब्लैंक्स भरिए, तो वहाँ क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि, ठीक है? बहुव्रीहि ये समास करने वाला कौन सा सूत्र है? बहुव्रीहि संज्ञा करने वाला समास वाला जो सूत्र है कौन सा है? चौथा तो है ही है भाई, चौथा तो समास है। उसको समास संज्ञा कौन सा सूत्र प्रदान करता है? शेषो बहुव्रीहि से बहुव्रीहि संज्ञा पहले होती, तब उसके बाद वाला आता है सूत्र कौन सा? अनेकम अन्य पदार्थे, अनेक पदार्थों का अनेक पदार्थों से समास होवे और वो अन्य पद की प्रधानता दिखाए तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। इसका उदाहरण क्या है? पीताम्बर, सही है?
और दूसरा क्या है? पीताम्बरम और पीताम्बरः थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अब कर्मधारय वाला पहले देखिए, कर्मधारय क्या बताया था? समानाधिकरणः कर्मधारय। इसके पहले तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। यहाँ देखिए, तोड़ दीजिए, क्या है? पीतम अंबरम, तो ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है, तो इसलिए ये विशेषण विशेष भाव बन रहा है। कहने अंबर कैसा है? पीला है ना। अच्छा, आप लोग बताइए, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उस पर पीला कपड़ा रखा गया है, तो क्या उसको पीताम्बरम नहीं कहा जा सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कहा जा सकता? उसको सारा अलग कर दिया जाएगा ना, जैसे अगर कोई वस्तु है हाँ, तो उस पे आपको उसके ऊपर रखा जाए, उसको समान ही नहीं है, उसका धर्म अलग दिया जा सकता है। देखिए, जैसे यहाँ फील्ड में, उसमें धर्म छोड़ता नहीं। सुनिए, फील्ड में कोई वस्तु है, उसको बड़े से कपड़े, पीले कपड़े से ढक करके वहीं रखी दिया जाए और कहा जाए वह पीताम्बरम है ना, तो वहाँ तो ये नहीं बताया जा रहा है कपड़ा पीला है, ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूँ। मैं ये कह दूंगा कि पीताम्बरम आनय, पीताम्बर को लाओ, तब पीताम्बरम कहने का मतलब उस वस्तु का द्योतन तो हो रहा है ना, तो यहाँ बहुरी भी बन जाएगा ना। लेकिन सामान्यतया देखिए, समास, संधि और ये व्याकरण किसी के बात की बपौती नहीं है। आप जैसा भी ग्रह बनाएंगे वैसा ही वो समास बनेगा। ठीक है, हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि पीताम्बरम में तत्पुरुष, ये आपका कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते थे तो यही हम भी सोचते थे, पीताम्बरम में कैसे कर्मधारय हो जाएगा, तो कैसे बहुव्रीहि कैसे हो जाएगा। लेकिन बाद में जब समझ में आया, कभी कभी अज्ञानवश हम लोग खुद इस बात को कहते हैं, अरे गलत बता रहे हैं, झूठे बता रहे हैं। लेकिन पहले चिंतन तो करिए, जो बता रहा है क्या वो बेवकूफ़ मूर्ख थोड़ी है, वो हमसे तो श्रेष्ठ है, तभी हमको बता रहा है ना। तो इसलिए तुरंत एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था हर जगह पर। तो पीताम्बरम, लेकिन सामान्यतया जो पुस्तकों में मिलेगा आपको, वो कर्मधारय की स्थिति वाला पीताम्बरम में मिलेगा, और पीताम्बरः की स्थिति जहाँ रहेगा वहाँ इसका हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य तत् होगा कि नहीं? यस्य तत् हो जाएगा, तब ये वाला पीताम्बरम बन जाएगा बहुव्रीहि वाला। पीतम अंबरम यस्य तत्, वह कोई वस्तु, तब पीताम्बरम हो जाएगा। और कर्मधारय बनाना रहेगा तब पीतम अंबरम। एक सामान्य लौकिक उदाहरण, लौकिक विग्रह यह है, और दूसरा क्या है? पीतम च तत् अंबरम, दूसरा लौकिक उदाहरण ये है। तो यहाँ हो जाएगा पीताम्बरम में पीतम अंबरम यस्य। इसी यस्य सह से ये पदार्थ हमको पता चल रहा है कि कोई और अन्य है, न तो यहाँ पीला है विशेष और न तो यहाँ अंबर प्रधान है। तो इन पीतम अंबरम मिल करके भगवान श्री कृष्ण का द्योतन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत किसी को? आगे चला जाए, चलिए। कहीं भी डाउट रहे तुरंत पूछिएगा, ठीक है? अब अगला क्या आता है? अच्छा, एक ये भी देखिए, नीलांबरः, नीलम अंबरम यस्य सः। कौन? बलराम। बलराम के लिए वहाँ आया है मेघदूतम में, क्या आया है वो श्लोक?
विडम्बयन्तं शिशिवासस्तनुं। शिशुपाल पदम में आया है ना, और वहाँ लांगली, हाँ सही कह रहे हैं, नांगली। लांगली याह सिसेवे, क्या सिसेवे? जिस सरस्वती नदी के जल को वो बलराम ने सेवन किया। वो क्या श्लोक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, हित्वा हालामभिमतरसां रेवती लोचनांकाम। आगे वाली वही लाइन थी, भूल जाता है, नहीं पढ़ेंगे तो भूलेगा नहीं, तो कहा मेरे बाप बहुत थोड़ी आगे याद रहे। चलिए, नीलांबर है माने नीला है वस्त्र जिसका। ऐसे देखिए, जो विभिन्न प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है उसको आप लोग उससे सानी बैठा लीजिए। जैसे नीलांबर आया और हलभृत आया, मेचके वासस्य करके भी आया है वहाँ। मेचक माने नीले ढंग, गाढ़ा नीला काले के समान होता है। जिस प्रकार से भगवान बलराम कैसे थे? गोरे थे। भगवान बलराम और इधर मान लीजिए बलराम है, इनका कपड़ा कैसा है? नीला, और नीला कपड़ा उनका ऐसे करके डाले हैं उत्तरीय में। और वहाँ जब वो मेघ जो है उस बर्फ के पहाड़ पर ऐसे करके जब झुक गया तो ये इनका भी उत्तरीय घूम रहा है, कैसा है? नीला वाला। वैसे ये भी है, यहाँ बादल काला काला, गाढ़ा काला और गाढ़ा नीला लगभग दूर से देखेंगे तो बता नहीं पाएंगे कि नीला है काला है, इसलिए समान उपमा दी गई है वहाँ। चलिए कि पढ़ेंगे तो जानेंगे उसको। अच्छा, मैं जब पढ़ता रहता हूँ कमरे में ना, पढ़ता कुछ रहता हूँ, शुरू पता लगा समास किए हैं, पहुँच जाते हैं मेघदूत और आपके नल चंपू में। सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाई में, लेकिन ये भी है कि जहाँ जिज्ञासाएँ आई वहाँ कल मैं देखा था आपके सुपर्णखा किसकी बिटिया थी? मंदोदरी की बेटी नहीं थी, विश्रवा की पुत्री थी, लेकिन उसकी माता कौन थी? हाँ, कैसकी। कुबेर ने अपने पिता के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की थी, उनमें से एक से वो सुपर्णखा हुई थी। अब मैं बता दूंगा किसी दिन, वो याद नहीं आ रहा है प्रकरण। कैसकी और विश्रवा रावण के माता पिता थे। ठीक है, चलिए आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा? द है, वह है, ना है, फिर द है, फिर वह है। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक, चलिए द्वंद्व समास में क्या है? प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। कहते हैं कि प्रायः करके उभय पदार्थ, उभय माने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही जहां प्रधान होवे तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। भैया भाभी, चलिए
कहता है कि प्रायः करके उभय पदार्थ प्रधान हो, जहाँ दोनों पद की प्रधानता रहे वह समास हो जाएगा द्वंद्व, और चौथा समास रहेगा पांचवा। तो आप देख चुके कैसे 4 मानेगा, कैसे 6 मानेगा। केवल समास को बाबूराम सक्सेना जी ने नहीं परिगणित किया है, इसलिए 4 विशेष रूप से माने हैं सामान्य रूप से, और विशेष रूप से उसको 6 माने हैं। इसके पहले कर्मधारय और द्विगु को जोड़ करके 6 हो गए। क्लियर है। सामान्यतया इनके जो परिचय थे, इसका उदाहरण कोई बताइए, द्वंद्व वाला। द्वंद्व समास का कोई एक उदाहरण बताइए। पितरों में कैसे द्वंद्व होगा। आप वृत्तियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी। कृत, तद्धित, समास, एक शेष, समाज। एक शेष तो हो रहा है ना पितरों में, तो एक शेष मानेंगे कि समास द्वंद्व वाला मानेंगे। कौन कौन। इतरेतर और समाहार और एक शेष, ये द्वंद्व के अनेक अनेक उदाहरण हैं। क्या हो गया, पूछना है कुछ। कौन समास होगा चराचरम में। आगे आएगा, बताएंगे। मैं इससे व्यतिरिक्त भी उदाहरण को मैं उपस्थापित करते चलूँगा जब ये चलेगा हमारा प्रकरण। ठीक है। तो ये हो गया उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। ये 5वां समास है, वो द्वंद्व है। ठीक है। एक कारिका भी आती है जिसको 5 समासों को गिनाया गया है। कौन सी है वो। द्वंद्वोस्मि द्विगुरपि मे गेहे या मद गेहे नित्यमव्ययी भावः। द्वंद्व अस्मि, मैं जोड़ा से हूँ, यानी पति भी है और पत्नी भी है। और द्विगु अपि, 2 ठो गो मने बैल भी हैं, यानी कि 4 ठो हो गए। और कह रहे हैं कि द्विगु अपि मे गेहे सततम अव्ययी भाव। मेरे घर में व्यय का अभाव ही रहता है। क्यों। हइये ने बदकाऊ खर्चा करी हैं, तो द्विगु हो गया और द्वंद्व हो गया और अव्ययी भाव हो गया। और फिर अगली लाइन में है क्या कि तत्पुरुष कर्म धारय। हे महाराज, हे राजन, ऐसा कर्म धारण कीजिए कि येन अहम श्याम बहुव्रीहि। कर्म धारय, वहाँ कर्म में कर्म धारय छिपा है। ऐसा कर्म धारण कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए, येन मने जिससे, अहम मने मैं, श्याम बहुव्रीहि, मैं बहुत धन धान्य वाला हो जाऊं। व्रीहि मने धान्य। व्रीहि का प्रयोग कहीं आया है। द्रोणो व्रीहि प्रस्थो व्रीहि ना। और तो नहीं कहीं आया, याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो कहते हैं कि ऐसा कर्म धारित कीजिए जिससे मैं बहुत धन, अहम श्याम। ये कहाँ का रूप है। हाँ, ये इस स्थिति में ऐसे रहेगा श्याम। इसका और कहीं प्रयोग आया है। मैं हो जाऊं, उत्तम पुरुष का है ये। अहम श्याम पतयो रईणाम, कहाँ आया है। अरे वहाँ आया है ना वैदिक साहित्य में आपके। अहम श्याम पतयो रईणाम, मैं धन धान्यों का मालिक हो जाऊं, स्वामी हो जाऊं। ऋक् सूक्त संग्रह में आया है। ये एग्जैक्ट मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है कहाँ आया, किस वाले सूक्त में। शायद अग्नि सूक्त में है।
अग्नि सूक्त में नहीं, अग्नि में नहीं है। चलिए जहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ आया है, मेरा दिमाग वहाँ तक गया कि वहाँ आया है। ठीक है, हाँ। रई माने क्या होता है? इसका रूप कैसे चलेगा बता दीजिए। रई कैसे चलेगा? विसर्गांत है, राह, रायव, राया। रई माने धान। ये पूछा भी गया शायद टीजीटी वगैरह में कहीं। अब ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे तो, मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग ना ग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे हम। विशेष रूप से देखिए, परीक्षा में फाइट करना और पीछे रह जाना, सिलेक्ट होना न सिलेक्ट होना, दो पहलू हैं। इसका कारण ये है कि आप अगर सरल प्रश्न गलत कर देंगे तो बाहर सही, जो सरल वाला प्रश्न है उसको सही कर देंगे तो अंदर। चूँकि देखिए, कठिन जो प्रश्न घुमा करके पूछेगा वो सबके लिए घुमा करके पूछा रहेगा, लेकिन जो सरल रहेगा वो तो सबके लिए सरल रहेगा। जो सरल का ही गलत होता है उसी से लोग बाहर होते हैं। मान लीजिए यही पूछ दिया रई धात, जो इसका क्या अर्थ है या इसका रूप कैसे चलेगा। प्रथमा एक वचन की विवक्षा वाला राह रूप चलेगा, राह, रायव, रायः, ऐसे रूप चलेगा। प्रथम एक वचन पूछने लायक है भी और बहुवचन भी पूछने लायक है। लोग चलेंगे रायः, रायव, रायाः, ये भी चल सकता है। जो नहीं, जिसके उच्चारण में आया होगा वो। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि शब्द रूप, धातु रूप आप गलत तो होने न दीजिए, तभी आप लोग परीक्षा में विशेष रूप से फाइट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये समास का सामान्य परिचय हो गया। मतलब समास कितने हैं, कैसे कैसे उनके भेद हैं और किस स्थिति में कौन सा समास होता है। चलिए आप लोग बताइए, कर्मधारय कहाँ होगा? कर्मधारय का लक्षण क्या है? पूरी परिभाषा बताइए। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। अद्विगु का संख्या पूर्वो द्विगुः। और अव्ययी भाव का प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः द्वितीयः। प्रथमा कैसे है? तो प्रथमा बता दिए आप कौन सा है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः समासः प्रथमः। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब समास की प्रक्रिया वाले जो सूत्र आ रहे हैं उनको बताएंगे। इसके बाद आता है समर्था पद विधि। आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के सूत्रों को उल्लिखित किया गया है। ज़्यादातर, कहीं कहीं एक आध आता है मान लीजिए, तो वो प्रकरण विशेष से आता है, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया। और वहाँ स्त्री प्रत्यय चतुर्थ अध्याय में, और इधर संधि वाला और संज्ञा वाला जितनी भी संज्ञाएं हैं वो प्रथम अध्याय में हैं, और संधि वाला तीसरे में है। आठवें में है। उधर वाले में कई जैसे उसमें संधि और तद्धित करके ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट मैं बता दूंगा एक दिन, उसमें दो ठो हैं उनमें। ठीक है, चलिए फिर आता है समर्था पद विधि। समर्था विधि। विधि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कैसे जाने?
की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में ही होता है, विधि ही, प्रविधि ही, निधि ही इत्यादि ना। समर्थ पद विधि, विधिरयम कहीं आया है ना, समास संधि वाले में आया विधिरयम, अयम विधि ही, इससे पता चलता है विधि का विशेषण क्या है, अयम विधि, यह विधि। आप लोग परीक्षा में 4 ऑप्शन हैं, जो प्रश्न नहीं आ रहा है, एकदम से नहीं आ रहा है, उसमें देखिए कि दो ऑप्शन तो ऐसे रहते हैं कि जिनको आप सीधे कर सकते नहीं है तो ये दोनों तो नहीं होंगे। दिक्कत वही 2 में रहती है, 4 में से 2 कैटेगराइज कर देंगे आप, दिक्कत वही 2 रहते हैं। उन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा आपको सही लगे कि हाँ यही हो सकता, ना आने की स्थिति में करेंगे। हाँ, माइनस मार्किंग वाले में कतई नहीं लफड़ा मोल लेना, 1 तो सही करे चक्कर में 3 तो गलत कह दे, और वह में 1/4 माइनस मार्किंग रहाई, तब रिस्क ले चाहे थोड़ा से। अगर 1/, ज़्यादातर 1/3 ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं 1/4 भी रहता है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, एमपी टेट किसका है यहाँ? एमपी टेट में भैया हमारे देख एग्ज़ाम आए हैं, उसके सिलेबस में दिया गया है कि माइनस मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन हाँ हटा दिया गया ना। वहाँ वही चीज़ हम कन्फ्यूजन थे, हम देखे नहीं थे, मुझे अपडेट नहीं था। कल भैया परीक्षा दे करके आए तो कह रहे हैं कि यार तुरंत रिजल्ट भी दे रहा है, इतना सही है, परीक्षा हो तुरंत रिजल्ट दे रहा है, सही है। हाँ क्वेश्चन तो, अरे भाई वही तो रिजल्ट है, वही तो रिजल्ट है। हाँ, जैसे हम लोग अपने मोबाइल में वो ऐप कोई आता है जिसको परीक्षा देने वाला डेमो वाला, उसमें लास्ट में लिख देता है इतना सही है, इतना गलत है। अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि ये माइनस मार्किंग हटा दिया गया। हम उनसे पूछ लेंगे, हम कहें मानिए माइनस मार्किंग था तो कैसे ये दे दिया रिजल्ट इतना जल्दी? उसको अगर हो सकता है भाई दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल चीज़ है। माइनस मार्किंग वाला जब उसमें फार्मूला लगा दिए होंगे तो वो काट करके दे देगा। हट गया है, अब मारिएगा सब एक को छोड़िएगा नहीं। चलिए कहते हैं कि समर्था पद विधि, समास को देखिए कारक, संधि, समास, कौन पद विधि है, कौन वाक्य विधि है, कौन वर्ण विधि है? पहले कारक का बताइए। वाक्य विधि है, क्या है? वाक्य विधि। और संधि वर्ण विधि। वर्ण विधि। और समास पद माने, पद माने सुप तिङंतम पदम, सुप और तिंग से युक्त हो करके जो बनते हैं वो कहलाते हैं पद ना। तो ये पद विधि है, कौन? समास। कहते हैं कि समर्था पद विधि, यानी जो पद विधि है यानी समास है, समर्थ, समर्थ शब्दों का ही होता है। ये भर यही बताता है, ये परिभाषा सूत्र है। कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। ये बता क्या रहा है कि पद विधि यानी जो समास विधि है, पद विधि ये है, ये कैसे है? समर्थ शब्दों के ही साथ होती है। ये इसका सामान्य सया परिभाषा है, ये पूरे समास के प्रकरण में चलेगा ना। अब ये सामर्थ्य कितने प्रकार के होते हैं? सामर्थ्य 2 प्रकार के हैं। एक व्यपेक्षा भाव और दूसरा एकार्थी भाव। एकार्थी भाव वाला समास होता है और व्यपेक्षा भाव वाक्य में होता है, कारक में होता है। ठीक है, यह भी पूछा गया सवाल है, सामर्थ्य कितने प्रकार के होते हैं?
एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। समर्थ है। अरे देखिए, समर्थ माने उसका विशेषण जो भाववाच्य में बनेगा क्या बनेगा? सामर्थ्य ही ना। जैसे बल है तो जिसमें बल है वो बलवान कहा जाएगा ना, तो उसी प्रकार से समर्थ है, समर्थ जो पद है इसको जब विशेष रूप से इसके भाववाच्य में बनाएंगे, भाववाचक इसका ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? सामर्थ्य ही होगा ना। तो एक व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य, यानी पदा नाम अनेक पदों का एक पदी भवनम समासः, अनेक पदों का मिल करके एक पद हो जाना समास है। ये दूसरी परिभाषा बता दी। उधर क्या बताए थे? समसनम समासः। क्लियर है? ये विशेष रूप से याद रखिएगा। समर्था जो सामर्थ्य है कैसे कैसे हैं? व्यपेक्षा भाव और एकार्थी भाव। एकार्थी भाव समास है, व्यपेक्षा भाव कारक है। व्यपेक्षा भाव ये है कि जैसे कोई वाक्य आपको बोलना है, कोई वाक्य जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब इसमें ये बता दीजिए, मान लीजिए घर काट दें और वह जाता है, ये भी पद है, लेकिन वह घर जा रहा है यही भर बताना है, तो क्या इससे ये द्योतित हो जाएगा कि वह घर जा रहा है? वह जाता है, वो कहीं भी जाता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अगर आपको बताना चाह रहा हूं कि वह घर ही जा रहा है, तब घर पद की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही व्यपेक्षा भाव है। और मान लीजिए वह घर भी हटा दे और है वह जाता, तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा, एक दूसरे पर आश्रित है, तो इसलिए इसको व्यपेक्षा यानी अपेक्षा है दूसरे की, इसलिए व्यपेक्षा भाव कहलाया। और यहाँ समास में जैसे अधिहरि, अधिहरि, इसमें इसका विग्रह बनाएंगे हरौ अधिकृत्य या हरा हरौ इति, ऐसा बताना है। तो ये अधिहरि जब दोनों मिल करके एक हो गए तो अधि का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ रह गया नहीं रह गया, तो इसलिए ये दोनों मिल करके एक अर्थ को द्योतित करा रहे हैं, इसलिए एकार्थी भाव कहा गया है। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। समास क्या है? पदविधि है। वाक्य विधि क्या है? वर्ण विधि। ठीक है। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है, इसके वृत्ति में लिखे देखेंगे तो लिखा गया है कि पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः, यानी पद संबंधी जो विधि है वह केवल समर्थ पदों पर ही आश्रित होती है, असमर्थ पदों में समास नहीं होगा। ठीक है? अब अगला सूत्र आता है प्राक कडारात समासः। यहां बता दिए समास क्या है, वह कैसे होता है, उसका लक्षण बता दिए। अब बताएं समास कहां तक होगा? कोई तो क्षेत्र होगा कि हाँ यहाँ तक समास है। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, स्त्री प्रत्यय, स्त्रियाम, उसका अधिकार कहाँ तक चला था? अरे पूरे स्त्री भर तो चलेगा, लेकिन कहाँ तक गया था उसका अधिकार? इसका मत यून अस्ति तक नहीं जाता है, वो तो अंतिम सूत्र है। यून अस्ति के बाद वाला कौन सा सूत्र है? बहुत सही समरनाथ जी ने बताया कि समर्थानाम प्रथमाद व, इस सूत्र के पहले तक स्त्रीयाम का अधिकार जाता है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। यही प्रश्न मान लीजिए पूछ देगा, एकर कौन गारंटी भी की है ही न पूछे।
ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछा जाएगा, आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपकी पुस्तक में लिखा गया है, स्त्रियाम के नीचे वाली वृत्ति में लिखा गया है समर्थानाम प्रथमाद वा, इस सूत्र तक स्त्रियाम का अधिकार रहेगा। तो अगर ये पूछ लिया है क्या 4:182 तक जाएगा स्त्रियाम का अधिकार, उसमें नहीं दिया है। किसमें? हाँ, तो 82 तक जाएगा अधिकार। पहले सूत्र में स्त्रियाम का अधिकार देखिए, पहला सूत्र नहीं मिला। स्त्रियाम लिखा गया है, वृत्ति में क्या लिखा गया है? समर्थानाम इत यावत लिखा गया ना, तो समर्थानाम प्रथमाद व सूत्र है, उसका छोटा सा अंश लेकर के लिखा गया है समर्थानाम इत यावत। ठीक है, तो इसका कहाँ तक चलेगा? हाँ, उसके पहले तक। और इसका प्राक कडारा समासः सूत्र है प्राक कडारात प्राक कडारा समासः। इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 2, 1, 3। ये कहता है कि प्राक माने पहले। कहाँ? किसके पहले? कडारात, कडाराह, कडाराह कर्म। इस कडारात से क्या अर्थ है? कडाराह कर्मधारय। एक सूत्र है, इसका क्रमांक क्या है? 2, 2, 38 होगा, किसी किसी में 39 लिखा गया हो सकता है। तो इस कडाराह कर्मधारय, इसके पहले तक समासः, इस समास का अधिकार चलेगा। अधिकार माने उसमें जो भी पढ़े जाएंगे, जो सूत्र भी पढ़े जाएंगे, वो समास के अधिकार में पढ़े जाएंगे। अधिकार आप लोग जान रहे हैं ना, हर में समास का अनुवर्तन आएगा। अधिकार इसके पहले तक 2, 2, 82 तक के पहले तक 38 सॉरी 2, 2, 38 के पहले तक समासा का अधिकार चलेगा। ये कहता है कि प्राक माने पहले, कडारात माने कडारा कर्मधारय, इस सूत्र के पहले तक समासा का अधिकार। तो ये कौन सा सूत्र हो गया? अधिकार सूत्र है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कडाराह कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते। कडाराह कर्मधारय है, इस सूत्र के पहले तक समासः, समास का इति अधिक्रियते, इसका अधिकार किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सह सुपा। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? लिखिए, बाद में पहले हमारे शब्दों का जवाब दे दीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं? दिक्कत है तो समास कैसे कठिन बा? कहाँ कठिन बा बतावा मैं। चलिए, अगला सूत्र है सह सुपा। 2, 1। इसमें एक, इसके पहले सुबह में आमंत्रित करके सूत्र है, उससे सुप का अनुवर्तन आता है। इस सुप का अनुवर्तन आता है। सुबह में आमंत्रित परांगवत चक्र के सूत्र है, उससे सुप का अनुवर्तन आता है। सुपा यानी सुप के साथ, सह मने साथ, सुप इसके पहले जो सुप का अनुवर्तन आएगा, सुप के साथ सुप का समास होवे। वो कैसे होवे?
वृत्ति में देखिए लिखा गया है किताब सह वा समस्यते, वह माने विकल्प से होगा। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होगा। समास कैसे है? समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से आपका कहना है कि शुभ का शुभ के साथ समास हो जाए। इसके पहले आया है क्या समर्था पद विधि, उसका यहाँ अध्याहार नहीं आएगा क्या? समर्थ नहीं रहेंगे तो कैसे समास होगा? शुभ वो भी रहेगा, शुभ वो भी रहेगा, तो कैसे समास होगा? इसके लिए उदाहरण क्या दिया जा सकता है कि जैसे रामस्य पुत्रः दशरथः दशरथस्य पुत्रः रामः वनं गच्छति। तो दशरथ और राम इनमें कोई संबंध है? पिता पुत्र का। लेकिन गमन क्रिया से किसका संबंध है? राम का। दशरथ थोड़ी बन जा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, तभी वो समास होगा। उसका उदाहरण जब देखेंगे तो वहाँ उसका प्रत्युदाहरण उदाहरण सहित देखेंगे। तो ये कहता है कि समर्थ सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास होवे, वो भी विकल्प से। ठीक है। उसकी वृत्ति में और क्या लिखा गया है? वृत्ति क्या लिखा गया है? वृत्ति दिया गया होगा शायद ना। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। समास संज्ञा जब हो जाएगी, अभी मैं लिखाया था इधर, समास जब संज्ञा हो जाएगी उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसमें लिखा गया ना प्रातिपदिकत्वात्, कहाँ गया? समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन, समास के बाद प्रातिपदिक होगा और प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। प्रातिपदिक जब बन जाएगा तो सुपो का लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि परार्थाभिधानम वृत्ति, परार्थाभिधानम वृत्ति। वृत्ति माने वृत्ति का क्या अर्थ होता है? वृत्ति की परिभाषा क्या है? कहाँ इतना घबराए हैं? यही लिखा गया है सामने एकदम, यही हाथ भी लिखे हैं कि यही लिखा गया है। यही है कि पर अर्थ अभिधानम। पर अर्थ माने दूसरे अर्थ का अभिधान बताना, क्या है? वृत्ति। पर अर्थ का अभिधान करना वृत्ति कहलाता है। तो वृत्तियां हैं कितनी? कौन कौन सी? कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित होगा, और समास एक शेष और सनाद्यंत। कृत तद्धित समासाश्चर्य से क्या होती है? कृत तद्धित समासाश्चर्य से क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा होती। किसकी? कृदंत की। किसकी? तद्धिदांत न कहिएगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय देखिए ये कृदंत कृत प्रत्यय अंत में ही जोड़ते हैं ना, और तद्धित प्रत्यय कभी यहाँ जोड़ते हैं
कभी अंत में जुड़ते हैं, कभी यहाँ बीच में भी जुड़ते हैं। बहुच इत्यादि प्रत्यय जो हैं, तो कैसे कह देंगे? तद्धितांत से ही। तद्धितांत कहने का मतलब केवल अंत में जो जुड़ेगा उसी से होगा। तो तद्धित घटित, यानी तद्धित से जुड़ करके जो वृत्ति बनेगी वो तद्धित घटित कहलाएगी। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी परीक्षा में दे दिया है तद्धितांत और तद्धित घटित दे दिया, तो तद्धित घटित ही मारिएगा, तद्धितांत मत मारिएगा। और मान लीजिए नहीं दिया है, तद्धितांत ही दिया है, तब वहाँ वही मार के आइएगा। ठीक है। और समास कृदंत की, तद्धित की और समास की, एक शेष की और सनाद्यंत की। सन आद्यंत कुछ धातु के रूप में बनाने के पर्पज में लगते हैं वहाँ, तो वो देखेंगे उसको। समास, समास आया ना, तो कृत तद्धित समासस्य कहता क्या है? कृदंत की, तद्धित घटित की, समास की, एक शेष की, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हुए। टीजीटी में पूछा था कृत तद्धित से क्या होती है। हम हमारे पार्टनर डेली पढ़त रहे, सवेरे समास उठाई, समास में जरूर आवे इस शब्द सिद्ध करे में कृत तद्धित से समास प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिको, सुपो का लुक, इतना जरूर बोलत रहे, लेकिन वह दिन गलत कई चलाएं। ये सरल ही प्रश्न रहा ना। अगर और एक क्वेश्चन रहा होता तो हो सकता और नदी के घर एक पाए होते। इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वृत्तियाँ कितनी हो गई? 5। कृत, कृदंत हो गई, और तद्धित घटित, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत। एक शेष में पितरौ इत्यादि आते हैं। कुछ विद्वान एक शेष को, इसको समास जो पितरौ वाला है, इसको हो गया समास। अरे यार, थोड़ा सा और खींच दें, बस दो एक तो सूत्र और हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे, जब हमारे गुरुदेव भगवान का यही फार्मूला था कि एक बार पढ़ के आइए, दोबारा पढ़िए, फिर जाके पढ़िए, तब ना आए तब पूछिए। आपके गुरुदेव कौन है? गुरुदेव आप नहीं जान रहे हमारे गुरुदेव कौन हैं? डॉक्टर मंडलीक सर हमारे गुरुदेव हैं। चलिए, व्याकरण के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं। कभी अगर अवसर मिले तो ज़रूर मुलाकात कीजिए, उनसे समझिए। पढ़ें आप लोग? अच्छा, चलिए आइए देखते हैं अगला क्या है। परार्थाभिधानम वृत्ति, पर अर्थ का जो विधान करता है वह वृत्ति है। और वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्त्यर्था वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य क्या है? वृत्त्यर्थावबोधकम वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थावबोधकम, वृत्ति के अर्थ को अवबोधक वाक्य को विग्रह करते हैं। कुछ छूट गया क्या? हाँ, ये कौन सा चिन्ह है? हिंदी भाषा में इसको हंस पद चिन्ह कहते थे। हम लोग जब बीएड करने गए तो प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र सर थे जो हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। हिंदी भाषा मात्र केवल वहाँ हिंदी में थी और अंग्रेजी भाषा मात्र केवल अंग्रेजी भाषा में थी, बाकी सब संस्कृत में था। तो वो इसको बताए थे हंस पद चिन्ह। हम लोग उनका नाम ही रख दिए थे हंस पद चिन्ह सर आ रहे हैं। तो ये वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ को अवबोधित कराने वाले वाक्य क्या है? विग्रह। तत्र द्विधा, क्या लिखा गया है? सच लौकिको लौकिक चेत द्विधा। ये क्या है?
लौकिक और दूसरा अलौकिक। अलौकिक में कौन सा समास है? न लौकिक इति अलौकिक। न लौकिक क्या है? इति नलौकिक हो जाएगा तब न लौकिक इति नलौकिक हो जाएगा तब केवल हो जाएगा, सुपसुपा हो जाएगा। जैसे न एकधा इति अनेकधा हो जाएगा तब नहीं तत्पुरुष हो जाएगा। न एकधा इति नैकधा तब सुपसुपाया केवल में चला जाएगा। ठीक है। तो लौकिक माने जो लोक में प्रसिद्ध हो, लोक में प्रचलित हो, और अलौकिक माने लोक में जो ना प्रसिद्ध हो। इसके लिए उदाहरण है जैसे पूर्वम भूतः। पूर्वम भूतः, पूर्वम माने पहले, भूतः माने जो हो चुका है, जो पहले हो चुका है, ऐसा अर्थ प्रचलित होता है पूर्वम भूतः। और ये यहाँ क्या बनेगा? पूर्व अम भूत सु। पूर्वम भूता ये लौकिक है, पूर्व अम भूत सु ये अलौकिक है। हम लोग जब सिद्धि प्रक्रिया में पढ़ेंगे तो विशेष रूप से इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। सिद्धि की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होगी। इसको केवल लौकिक विग्रह को समझने भर के लिए बताया जाता है, वो कि क्या लोक में इसका क्या अर्थ प्रचलित है, उसी से ही समास का निर्धारण होता है ना। चलिए, और विग्रह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक स्वपद विग्रह और दूसरा अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह। हाँ, ये इसी में अंतर्भूत, इसी में दिखाई देगा। ये है क्या कि लौकिक माने जो लोक में प्रसिद्ध हो, और अलौकिक माने जो लोक में ना प्रसिद्ध हो। इसी अलौकिक विग्रह में जब कुछ घट जाए या कुछ बढ़ जाए तब अस्वपद। स्वपद माने अपने ही पद, जैसे भूतपूर्व है, ये देखिए भूतपूर्व, तो इसको विग्रह करेंगे तो पूर्व अम भूत सु। इसमें विभक्तियों का घटना बढ़ना नहीं परिगणित किया जाता है। इसके अलावा जैसे राज्ञः पुरुषः में कहाँ घटा बढ़ा है? गंगायाः समीपम इति उपगंगम। यहाँ गंगायाः समीपम इतना बड़ा वाक्य बना तो क्या हो गया? वो अस्वपद विग्रह हो गया, यानी अपने ही पदों से वो विग्रह होने में समर्थ नहीं है। तो फिर अस्वपद विग्रह हो गया कि जो अपने पदों से न विग्रहित हो पाए, और दूसरा है स्वपद विग्रह। इस स्थिति में पूर्वम भूतः में अपने ही पद से विग्रहित हो जा रहा है, पूर्व अम भूत सु, यानी कि पूर्वम भूतः ये पद ऐसे ही बना रह जा रहा है ना। चलिए, ये इसके भेद हैं, ये दोनों इसी के भेद हैं, इसका कोई भेद नहीं है। इसको यहाँ लिख दिया जाना ज़्यादा समीचीन रहेगा ना, क्योंकि इसी में तो स्वपद विग्रह या अस्वपद विग्रह हो रहा है। इसमें स्वपद और अस्वपद। इस प्रकार से वृत्ति के अर्थ को अवबोधन कराने वाले वाक्य को विग्रह करते हैं। विग्रह दो प्रकार का हो गया, लौकिक और अलौकिक। और यहाँ भी जो अलौकिक विग्रह हो रहा है, यानी कि जो व्याकरण के नियमों में बंध करके आ रहा है, वो स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह प्रकार का हो गया। स्वपद माने अपने ही पदों से जो विग्रहित हो जाए, और दूसरा अस्वपद यानी उसमें कुछ घट जाए या कुछ बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्या सूत्र है?
अब आता है भूतपूर्व चरण निर्देशात पूर्व निपाता। अब इसको कल बताएंगे, क्योंकि यहाँ से अब सिद्धि की प्रक्रिया में जब जाएंगे तभी इसको समझ पाएंगे। कल आप लोग देख के आइएगा कि भूतपूर्व कैसे सिद्ध हुआ है, क्या क्या उसका सानुक्रम सूत्र कैसे कैसे लगा है। ठीक है, चलिए आज का यहीं विराम होता है और अगली क्लास आप लोग देखिए।